हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग IIT JEE 2007 में पूछे गए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम 2007 में पूछा गया था, 3 मार्क्स में पूछा गया था। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या है? अ पार्टिकल मूव्स इन द XY प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स सच दैट इट्स लीनियर मोमेंटम इज p एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन है, जैसा दिखाई दे रहा है, वेयर a एंड k आर कॉन्स्टेंट्स। द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द मोमेंटम इज। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि फोर्स और मोमेंटम के बीच में कितना एंगल है वो पता करना है। ठीक है, ये बेसिकली सेंटर ऑफ मास चैप्टर में पूछा गया था। सेंटर ऑफ मास चैप्टर से रिलेटेड है ये। इसमें हम लोग को एंगल बताना है फोर्स और मोमेंटम के बीच में। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। पहले मोमेंटम के इक्वेशन को लिख लेते हैं। मोमेंटम का इक्वेशन क्या दिया गया है? मोमेंटम p, ये वेक्टर क्वांटिटी के रूप में दिया गया है, इक्वल्स टू a cos kt, cos kt और i कैप, इस तरह से दिया गया है और ब्रैकेट लगाया गया है, माइनस साइन kt j, साइन kt j कैप, ऐसा दिया गया है। a cos kt i कैप माइनस j साइन kt i j कैप। ठीक है, तो इस तरह से दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को सेपरेट लिख लेते हैं इस तरीके से। a cos kt i कैप, ये जो मैग्नीट्यूड है किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। उसी तरह से माइनस ए साइन के टी लिख सकते हैं, माइनस ए साइन के टी, ये हो जाएगा जे कैप। ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, ए साइन के टी। तो ये मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो गया, ये एक्स डायरेक्शन में और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम लोग को फोर्स और मोमेंटम, इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो मोमेंटम तो पता है हम लोग को, मोमेंटम यहाँ से हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, लेकिन फोर्स नहीं पता है। तो फोर्स हम लोग जानते हैं कि अगर मोमेंटम का रिलेशन दिया गया है तो dp बाई डी टी, अगर हम लोग dp बाई डी टी लिखें तो न्यूटन सेकेंड लॉ से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? फोर्स। यहाँ भी वेक्टर साइन लगा लेते हैं, यहाँ भी लगा देते हैं। यानी फोर्स निकालने के लिए हम लोग को मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव लेना होगा, और ये ऐसे भी फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने से क्या मिलेगा? फोर्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। cos के टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन के टी। तो इसको लिख लेंगे माइनस साइन के टी, और फिर के टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? k। आई कैप वैसे का वैसे ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में इस फर्स्ट मैग्नीट्यूड का। अब सेकंड पे आएंगे तो इसको लिखेंगे माइनस ए कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, साइन के टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस के टी। ठीक है, डेरिवेटिव करने आता है। फिर के टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? के। ठीक है, और ये जे कैप वैसे का वैसे ही रहेगा। इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि फोर्स को एग्जैक्टली लिख पाए। तो नेट फोर्स जो हो जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये होगा a इंटू के, तो माइनस ए के लिख सकते हैं, और साइन के टी आई कैप, ए और के को मल्टीप्लाई किए और ये नेगेटिव साइन पहले लिख लिए, तो माइनस ए के साइन के टी आई कैप लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे a इंटू के और कॉस के टी, कॉस के टी जे कैप, ऐसा हो जाएगा। तो जो नेट फोर्स मिला हम लोग को, टाइम डिपेंडेंट जो फोर्स मिला वो कितना है? माइनस ए के साइन के टी आई कैप और माइनस ए के कॉस के टी जे कैप। ठीक है, तो ये फोर्स है और ये मोमेंटम है, इन दोनों के बीच में हम लोग को एंगल निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना है, फोर्स हो और ये मोमेंटम हो,
तो दोनों के बीच में हम लोग क्या लेना होगा, डॉट प्रोडक्ट, चाहे एफ डॉट पी निकाले चाहे पी डॉट एफ निकाले, उससे हम लोग को एंगल मालूम चल जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग एफ डॉट पी करते हैं, अगर एफ डॉट अगर पी निकालते हैं तो ये क्या होगा, एफ पी कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, और यही हम लोगों से पूछा जा रहा है। एफ हम लोग को पता है, पी पता है, दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो इधर का वैल्यू हम लोग को पता चल गया है, एफ का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, पी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो कॉस थीटा पता चल जाएगा। तो जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में एंगल पूछा जाए तो डॉट प्रोडक्ट से शुरुआत करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। एफ एज अ फंक्शन ऑफ टी हम लोग जानते हैं, माइनस ए के साइन के टी आई माइनस ए के कॉस के टी जे कैप। उस तरह से मोमेंटम का हम लोग टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन जानते हैं, ए कॉस के टी आई माइनस ए साइन के टी जे कैप है। तो इस तरह से अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले तो थीटा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये हम लोग प्रीवियसली भी डिस्कस किए हैं कि जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में एंगल पूछा जाए तो उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना सबसे आसान होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग थीटा निकाल सकते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट में हम लोग ये जानते हैं कि आई के साथ मल्टीप्लाई होता है और जे के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, आई डॉट आई क्या होता है 1 और जे डॉट जे 1, और बाकी आई क्रॉस जे क्रॉस के ये सब क्या होता है 0। तो डॉट प्रोडक्ट में लाइक यूनिट वेक्टर लाइक के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो आई का जो टर्म जो है यहाँ पे एफ का, वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस ए के साइन के टी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर के साइन के टी इंटू कॉस के टी, ये हो जाएगा साइन के टी इंटू कॉस के टी। ये हो गया मैग्नीट्यूड। जब आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई तो 1 हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड पे, तो सेकंड पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जे और जे 1 हो जाएगा। अगेन माइनस ए के कॉस के टी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव लिख लेते हैं पहले। ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, के कॉस के टी इंटू साइन के टी, कॉस के टी इंटू साइन के टी, ऐसा होगा, इक्वल्स टू एफ पी कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे कि ए स्क्वायर के कॉस के टी साइन के टी, और यहाँ भी इतना ही है और नेगेटिव साइन के साथ है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि एफ पी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया 0। अब एफ और पी 0 नहीं हो सकता है, यहाँ पे एफ पी कॉस थीटा को 0 होने के लिए इस पूरे का वैल्यू 0 है ना, तो एफ और पी 0 नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो वैल्यू गिवन है ये दोनों, और इसका मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है, तो ये तो 0 नहीं होगा। तो किसको 0 होना होगा, थीटा को। जब थीटा को 0 होना होगा तो लिख सकते हैं ना ऐसे कि कॉस थीटा को 0 होना होगा, क्योंकि एफ और पी क्या है नॉन जीरो। जब ये दोनों नॉन जीरो है और ये जब थीटा 0 हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, तब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो कॉस थीटा 0 कब होता है, थीटा इक्वल्स टू π/2 पे, यानी 90 डिग्री पे। तो हम लोग कहेंगे कि एफ और पी के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। एफ अगर ऐसा है तो पी इस पे इस तरह से है, तो ये एफ हो गया और ये पी हो गया, और दोनों के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करना है। तो जब भी फिजिकल क्वांटिटी मिले और दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में एंगल का बात किया जाए तो डॉट प्रोडक्ट निकाल के हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को समझाना बहुत ज़रूरी है कि एफ पी कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया 0, क्योंकि ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो इसका वैल्यू 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो आगे प्रोसीड कैसे करेंगे कि एफ और पी हम लोग को पता है ये तो नॉन जीरो है, इसका वैल्यू 0 नहीं है, कुछ ना कुछ दिया गया है।
इसका मतलब है कि किसी एक ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई होगा जो इसको मल्टीप्लाई होने के बाद क्या दे, 0। तो यहाँ पे 3 ही टर्म है, एफ, पी और कॉस थीटा। जब ये दोनों 0 नहीं हो सकता है तो इसको 0 होना होगा, और ये 0 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू π/2 हो। तो cos 90 क्या होता है, 0, और 0 मल्टीप्लाइड बाई एफ पी क्या होगा, 0। सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू π/2, या इसको हम लोग 90 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो दो तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हुआ, एक न्यूटन सेकेंड लॉ जहाँ से हम लोग यूज किए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, तो dp/dt, इस मोमेंटम के इक्वेशन को हम लोग डेरिवेटिव निकाल के फोर्स लिखे। एक ही इक्वेशन तो दोनों मिला है, और फिर इन दोनों का हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेके दोनों के बीच का एंगल पता कर पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और अच्छे सवाल के साथ मिलेंगे, जो कि IIT JEE में पूछा गया सवाल होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।